हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं और हम फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें हम प्रीवियस सेशन में हमने जो हिमनद से स्थलाकृतियाँ बनती है उसमें जो मेन मेन टॉपिक थे, जो मेन मेन लैंड फॉर्म्स थे, उनका डिस्कशन किया था। तो चलिए आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा मेजर जो लैंड फॉर्म है वो है हिमनद घाटी या गर्त। ठीक है। अब हिमानीकृत घाटियां गर्त की भांति होती है, जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती है। यानी जो हिमालय क्षेत्र में युवा अवस्था में नदी द्वारा जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं उनमें यू आकार की घाटी बनती है। उसी प्रकार से जो हिमनद है, ग्लेशियर है, वो भी यू आकार की घाटी बनाते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में ये देख सकते हैं, एकदम यू आकार की घाटी बनी हुई है। ठीक है। तो इसको गर्त या यू आकार की घाटी बोलते हैं, जिसके तल तो चौड़े होते हैं और किनारे चिकने और ढाल तीव्र होती है। जैसे आप इस डायग्राम में देखते हैं, ठीक है, एकदम सपाट होते हैं और तल चौड़ा होता है। ठीक है। और किनारे एकदम चिकने और तीव्र होते हैं। उसी प्रकार से घाटी में मलबा बिखरा हुआ होता है और हिमोड मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। यानी जो हिमोड होते हैं, यानी जो मोरेन्स होते हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, वो एक मलबे के रूप में दलदली अवस्था में बिखरे हुए होते हैं। तो अब ये हिमोड होता क्या है एक्चुअली में। हिमोड क्या होता है, जब ग्लेशियर पिघलता है तो ग्लेशियर में जो भी कंकड़ पत्थर और जो भी मटेरियल होता है, जो चट्टानें होती है, वो क्या है कि इस सतह पर जम जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्लेशियर है, इमेजिन कीजिए। ग्लेशियर जैसे जैसे पिघलेगा, आगे बढ़ेगा, तो इसके साथ में यहाँ पे जो लैंड जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, पेबल्स है, केबल्स है, ये यहाँ पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे। ठीक है। जैसे एक नदी प्रवाहित होने के बाद में जो पीछे बचता है ना, गाद बचता है, ठीक है, कंकड़ पत्थर बचते हैं, उस टाइप की जो मटेरियल है वो ग्लेशियर में पीछे बचते हैं। तो जो धरातलीय चट्टानें होती है, झील भी धरातलीय चट्टान पर झील भी उभरी होती है, अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड मलबे से बनती है। जैसे ग्लेशियर गुजरने के बाद में जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं, उनमें झील टाइप स्थलाकृतियां बन जाती है। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी यानी हैंगिंग जो वैलीज है वो निर्मित होती है। जैसे अभी प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था। एक ये मुख्य घाटी है। मुख्य घाटी के साथ में एक जो ग्लेशियर था, छोटी अवस्था में था, वो आया और इस घाटी में गिर गया। ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, जैसे इस घाटी का मेन घाटी है, इसका तल तो यहाँ पे है। ठीक है। मेन घाटी है, इसका तल यहाँ पे स्थित है। अब लेकिन जो मुख्य घाटी में जो मेन जो एक दूसरा ग्लेशियर आया था, वो इतनी ऊंचाई से गिरा है। ठीक है। इतनी ऊंचाई से इस घाटी में गिरा, तो यहाँ पे हम खड़े रहते हैं और इस टाइप में इस तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत ऊंचा है, मतलब लटक रही है घाटी एक और। ठीक है। तो इसमें इस वजह से इसको लटकती घाटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बनी हुई है, ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है। तो इस टाइप से ये बनती है एक दूसरी साइड में। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य नदी घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्र कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ट्राइंगल फेस में नजर आ रही है। ठीक है। तो ट्राइंगल दो तरफ से बनते हैं, एक तो ये बनते हैं, दूसरी तरफ ये बनते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से एक सीधा और एक उल्टा ट्राइंगल बनता है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिसमें समुद्र जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर स्थित होता है, उनको फ्योर्ड बोलते हैं। ठीक है। अब फ्योर्ड नॉर्वे और हमने जो फिनलैंड वगैरह की फ्योर्ड पढ़ते हैं, तो एक्चुअली में वो क्या है कि ऐसी गैस स्थला करती है। मान लीजिए कि यहाँ पर समुद्र है। ठीक है। यहाँ पर महासागरीय पोर्शन है। ठीक है। तो जो ये लटकती घाटियां हैं और ठीक है, जो एकदम जो वर्टिकल फॉर्म में जो लैंड फॉर्म दिखते हैं, वो वहाँ उनको हम फ्योर्ड कहते हैं। ठीक है। जनरली यही है बेसिक। लटकती घाटी को जो डायरेक्ट जो लटकती घाटी है, इसके एक साइड में तो लटकती घाटी वाला पोर्शन है, दूसरी साइड में यहाँ पर भी लैंड फॉर्म में है। ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे लैंड फॉर्म नहीं है, इमेजिन कीजिए यहाँ पे कुछ महासागरीय पोर्शन है, महासागरीय भाग है, तो इस टाइप के जो वर्टिकल पोर्शन है उनको हम फ्योर्ड बोल देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है निक्षेपित स्थल रूप। ठीक है। तो इससे प्रीवियस तो हमने जो अप्रदन से जो स्थलाकृतियां बनती है उनको डिस्कस किया था। जैसे प्रीवियस सेशन में हमने अरेत पढ़ा था, हॉर्न पढ़ा था, टर्न पढ़ा था, पैटर्नोस्टर लेक पढ़ा था, कक्स पढ़ा था। ठीक है। और जो घाटी है, मैं मुख्य घाटी है, उसको पढ़ा था। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम निक्षेपण से जो स्थलाकृतियां बनती है उनको देखते हैं। जैसे पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप से भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड या हिमनद गोलासन के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनदों के तल किनारे या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बन जाती है। कुछ मात्रा में सेल मलबा मलबा इन पिघले हुए जल से बनी सरिताओं में प्रवाहित होकर निक्षेपित हो जाता है। ऐसे
हिमानी जलोढ़ निक्षेप जिसे हिमानी धोत या आउटवॉश प्लान्स कहते हैं वो विकसित होते हैं। अब ये हिमोट निक्षेप के विपरीत हिमानी धोत यानी जो आउटवॉश डिपॉजिट होते हैं प्राय स्थिरीकृत व वर्गीकृत होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमनद है वो अपेक्षा अपेक्स में चट्टानी टुकड़े गोल किनारे वाले होते हैं। जैसे जो हिमनद होते हैं वो अपसेक एक मिनट सॉरी अपसेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम जो डायग्राम है 7.12 इसमें देखते हैं कि जो हिमनद क्षेत्र के मुख्य निक्षेपित स्थल स्वरूप दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पैराग्राफ में कौन कौन सी चीजें पढ़ी एक बार वो देख लेते हैं वापस। हमने जो निक्षेपित स्थल रूप पढ़े हैं उसमें एक तो पढ़ा हमने जो हिमोड है। ठीक है, ठीक है, जिसको हम मोरेन बोलते हैं इंग्लिश में। उसी प्रकार से जो सरिताएं बनती है, सरिताएं कहाँ पे बनती है, जो छोटी छोटी नदियां कहाँ पे बनती है, जो घाटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में दिख रहा है आपको। ठीक है, जो एक मुख्य घाटी है, मुख्य घाटी में एक और कहने का मतलब ये नदी टाइप की शिलाकृति बन रही है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे हिमोड है, कहीं पे जो मलबे जो नुकीले पत्थर है कंकड़ है वो गिरे हुए हैं तो उनको मलबा बोलते हैं। ठीक है, हिमोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे एक तो एस्कर बन रहा है, दूसरा ड्रमलिन बन रहा है, एक ये अंतिम हिमोड बन रहा है, हिमानी दोत मैदान बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एस्कर है, ड्रमलिन है, ये जो हिमोड है, ये सारे निक्षेपणात्मक लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, ग्लेशियर के, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे शुरुआत में बोल रहा है हिमोड। ठीक है, हिमोड हिमनद टिल, जो हिमनद टिल का मतलब है कि जो पूंछ होती है, ग्लेशियर की पूंछ होती है वहां पे विकसित। जैसे ग्लेशियर की डायरेक्शन इस साइड में है तो ग्लेशियर की पूंछ किस साइड में होगी, ठीक है, इसके रिवर्स साइड में होगी। ठीक है, तो या गोलासमी मृत्तिका के जमाव से एक लंबी कटकें बनती है। अंतस्थ हिमोड यानी जो टर्मिनल मोरेन होते हैं हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटकें हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे टर्मिनल मोरेन कहाँ पे है, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ ये रे टर्मिनल मोरेन है। ठीक है, टर्मिनल कहने का मतलब जो अग्रभाग में जो जमा होते हैं कंकड़ पत्थर, उनको जो टील्स वगैरह होते हैं उनको टर्मिनल मोरेन बोलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लेशियर है, ये पूरा पोर्शन ग्लेशियर का है। ठीक है, अब ग्लेशियर में एक तो जो मीडियल मोरेन होते हैं यानी जो बीच वाला पोर्शन है उसमें मीडियल मोरेन होते हैं। दो ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर इस घाटी से आया, दूसरा इस घाटी से आया, तो इसके बीच में जो हिमोड जो कंकड़ पत्थर निक्षेपित होते हैं उनको मीडियन मोरेन बोलते हैं। और इनके अगल बगल में जो कंकड़ पत्थर जो जमा होते हैं उनको लेटरल मोरेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके अग्र भाग में जो कंकड़ पत्थर जमा होते हैं उनको टर्मिनल मोरेन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जो पार्श्विक पोर्शन है वहाँ पे कौन से किस टाइप के मोरेन बनते हैं, तो याद रखना लेटरल मोरेन बनते हैं। ठीक है, और जिसके ग्लेशियर के आगे वाले पोर्शन में जो मोरेन बनते हैं उनको टर्मिनल मोरेन बोलते हैं। जो बीच में बनते हैं दो ग्लेशियर के बीच में जो मोरेन बनते हैं उनको मीडियल मोरेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट है पार्श्विक हिमोड यानी जो लेटरल मोरेन्स है हिमनद घाटी के दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। यानी ये समानांतर, ये जैसे इस साइड में ग्लेशियर मूव कर रहा है तो इनके समानांतर बन रहे हैं, ये लेटरल मोरेन बन रहे हैं। उसी प्रकार से पार्श्विक हिमोड अंतस्थ हिमोड से मिलकर एक घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। जैसे चित्र 60.12 में यहाँ पे ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है अभी। जैसे अंतिम हिमोड है, उसी प्रकार से ये हिमानी धोत मैदान कहने का मतलब एक तो ग्लेशियर इस मैप में आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, इस मैप में देखिए। ठीक है, ये सेम बात ही बोल रहे हैं। ठीक है, एक तो मीडियल मोरेन की, दूसरा लेटरल और तीसरा टर्मिनल मोरेन की। ठीक है, तो यही चीज है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोट पाए जाते हैं। जो हिमनद घाटी होती है इनके दोनों ओर पार्श्विक मोरेन पाए जाते हैं। पार्श्विक का मतलब ये जो लेटरल मोरेन होते हैं। ठीक है, इन्हीं को पार्श्विक मोरेन बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? यहाँ पे जो टर्मिनल मोरेन है उनको अंतस्थ हिमोड बोलते हैं, उसी प्रकार से जो पार्श्विक होते हैं उनको लेटरल मोरेन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कि इन हिमोड की उत्पत्ति पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है। जो ग्लेशियर का जल होता है उनके द्वारा होती है। जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ता है तो ग्लेशियर एक तो आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से ग्लेशियर के भार की वजह से यहाँ पे जो सतह पर जो पोर्शन है वो वहां से कंकड़ पत्थर और जो नुकीले चट्टाने हैं वो खुरदरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में वो जमने लगती है ग्लेशियर हिमानी जल के साथ में, जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारे पर धकेलती है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलते पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टील को एक परत के रूप में व्यवस्थित रूप से छोड़ देती है। यानी इसको एक बार वापस पढ़ते हैं कि कुछ घाटी हिमनद है जो तेजी से पिघलते हैं, पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टील को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। यानी जो ग्लेशियर है आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो
तेजी से पिघलता है तो वो क्या है कि एक तो जो हिमालय होता है सिस्टमेटिक वे में पिघलता है, कम पिघलता है, और प्रॉपर डायरेक्शन में चलता है तो वो क्या धीरे धीरे पिघलता है ना। तो कंकड़ पत्थर होते हैं वो भी एक प्रॉपर फॉर्म में जमा होते हैं, ठीक है। जो लेटरल है, मीडियन है, और जो मोरेन बनते हैं तीन टाइप के, ठीक है। ये एक प्रॉपर वे में बनते हैं, लेकिन जब जल्दी पिघल जाता है ना तो ये मोरेन का प्रॉपर शेप डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए ये क्या अव्यवस्थित रूप से विकसित होते हैं। ऐसे अव्यवस्थित व विभिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय यानी तलस्थ यानी ग्राउंड हिमोट कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको आपको ये चीज क्लियर कर लेनी कि हिमोट चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है लेटरल हिमोल जो दोनों साइड में पार्श्विक बनते हैं, उसी प्रकार से मीडियल मोरेन जो बीच में बनते हैं दो ग्लेशियर के, टर्मिनल मोरेन है जो आपके ग्लेशियर के अग्रभाग में बनते हैं, उसी प्रकार से जो तल पर बनते हैं उनको एक और हिमोट के रूप में बोलते हैं तलीय हिमोट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्राउंड मोरेन की टर्मिनोलॉजी के नाम में उसको जानते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोट के साथ साथ हिमोट मिलते हैं, उन्हें मध्यन यानी मीडियल हिमोट कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोट की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं, कभी कभी मध्यस्थ हिमोट व तलस्थ के अंतर को पहचानना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि एक्चुअली में जो तल वाला हिमोट कौन सा है और मीडियल हिमोट मोरेन कौन सा है, इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कब होता है? जब जल स्पीड से तेजी से पिघलता है ग्लेशियर का, ठीक है। अब नेक्स्ट टोपोग्राफी है हमारी एस्कर, ठीक है। अब एस्कर क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारे से रिसता है, या बर्फ के छिद्र से नीचे प्रवाहित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा प्रवाहित होती है। ऐसी नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में प्रवाहित होती है। ये जलधारा अपने साथ बड़े गोलास में और चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा मलबा बहकर लाती है, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाता है। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटे के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम में कहीं दे नहीं रखा है एक्चुअली में एस्कर का, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। आउटवॉश प्लान, कैटल लेक, मेल्ट वाटर स्ट्रीम, ड्रमलिन, ठीक है, ट्रिब्यूटरी, और यहाँ पे दे नहीं रखा, ठीक है। अब तो एक मिनट यहाँ पे हो सकता है, अगेन स्नो, ग्लेशियल आई, बेडरॉक, ठीक है। यहाँ पे दे नहीं रखा, ठीक है। एक्चुअली में एस्कर क्या होते हैं, एक बार इस पैराग्राफ को एक बार वापस रिवाइज करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर प्रवाहित होता है, यानी जो हिमतल है, फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित हो जाता है और किनारे पर रिसता है और बर्फ की चादर के नीचे प्रवाहित हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे ग्लेशियर है, ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या है कि ऊपरी पोर्शन से तेजी से पिघलता है, तो जल क्या है कि साइड वाला पोर्शन है, जो पार्श्विक पोर्शन है ग्लेशियर का, वहां पे नीचे चला जाता है, ठीक है। तो पार्श्विक पोर्शन से जैसे ही जल नीचे जाएगा तो ये कहने का मतलब ऊपर तो हमें ऐसे दिखेगा कि ग्लेशियर है, लेकिन नीचे क्या है कि कुछ पोर्शन पिघल जाएगा और एक नदी के मतलब आंतरिक नदी के रूप में यहाँ से जल बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। उनको बोलते हैं एस्कर, ठीक है। बेसिकली एस्कर का मतलब यही है। अब आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो ये एस्कर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये एस्कर है, ठीक है। यहाँ पे ये एस्कर, ये जो ड्रमलिन है, ड्रमलिन जो ग्लेशियर के बीच में जो मीडियल मोरेन होते हैं उनकी वजह से ड्रमलिन का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रमलिन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हिमानी धोध मैदान जो आउटवॉश प्लेन्स है उनके बारे में, कि हिमानी गिरिपाद के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेप से, जिनमें बजरी, रेत, चिक्का मिट्टी और मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख शामिल होते हैं, उन्हें हिमानी धोध मैदान निर्मित होते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लेशियर का डायरेक्शन है, इस साइड में ग्लेशियर आ रहा है, ठीक है। तो ग्लेशियर पिघलने और पूर्ण होने के बाद में यहाँ पे क्या है कि जो ग्लेशियर की जो टिल है, पूंछ है, उसके सापेक्ष कुछ ऐसे समतल मैदान बनते हैं जहाँ पे एकदम बिल्कुल सपाट क्षेत्र होते हैं, ठीक है। उनको हिमानी धोत मैदान बोलते हैं, ठीक है। बस सिंपल बात यही है। नेक्स्ट है ड्रमलिन। अब ड्रमलिन क्या होता है कि ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप होते हैं, जिनमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा में समानांतर होते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में हिमनद चलता है उसी डायरेक्शन में ड्रमलिन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की स्थलाकृतियां बनती है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है ना, ठीक है। ये स्थलाकृतियां बनी हुई है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में ग्लेशियर था उसी डायरेक्शन में ड्रमलिन बनते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे तथा 30 किलोमीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख यानी जो स्टॉक होता है कहलाता है, जो ड्रमलिन का हिमनद मुख सम्मुख होता है, यानी ड्रमलिन जिस डायरेक्शन में जाते हैं और हिमनद की तरफ जो ड्रमलिन का फेस होता है उनको स्टॉक्स बोलते हैं, जो पूंछ यानी टिल भागों की अपेक्षा तीखा और तीव्र ढाल वाला होता है, ठीक है। तो
पूंछ की अपेक्षा तीखा और तीव्र ढाल वाला होता है, यानी जो ये वाला पोर्शन है बेसिकली इस डायग्राम में देखें तो ये है आपके ड्रमलिन है, ठीक है। तो टिल की अपेक्षा कर तीव्र है और तीखा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सम्मुख है और ये इसकी पूंछ है, ड्रमलिन की ये पूंछ है, यहाँ पे पूंछ है और इसका मुख इधर है, ठीक है। तो ग्लेशियर इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्रमलिन है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने और उनमें बर्फ के नीचे रहने से होता है। इनका अग्रभाग या स्टॉक भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है और ड्रमलिन हिमनद प्रवाह की दिशा में बनाते हैं, ठीक है। तो ड्रमलिन किस दिशा में बनते हैं? हिमनद के प्रवाह की दिशा में बनते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। और एक ड्रमलिन का एक टर्म और है जिसको बोलते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो एक बास्केट ऑफ टोपोग्राफी होती है। यानी एक बास्केट ऑफ टोपोग्राफी, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अंडे रखे हुए हैं एक बास्केट टोपोग्राफी में, ठीक है, बास्केट में, ठीक है। जो अंडे की टोकरी होती है उसमें अंडे रखे हुए हैं, ठीक है। तो उस टाइप की इस्लाकृति हमें प्रतीत होती है। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एक बास्केट ऑफ टोपोग्राफी किसका दूसरा नाम है, किस हिमानी निक्षेप का दूसरा नाम है, तो आपको तीन चार ऑप्शन दे देंगे। एक तो हिमोट दे देगा, दूसरा ड्रमलिन दे देगा, तीसरा एस्कर दे देगा, या चौथा हिमानी दोत मैदान दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो एक बास्केट ऑफ टोपोग्राफी बनती है, एक बास्केट ऑफ टोपोग्राफी, वो आपकी ड्रमलिन से संबंधित है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जा इसमें ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ड्रमलिन का दूसरा नाम क्या है? एक बास्केट ऑफ टोपोग्राफी, ठीक है। ये ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे टोकरी में अंडे रखे हुए हो, ठीक है, इस टाइप से प्रतीत होते हैं हमें, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है तरंग व धाराएं, यानी जो समुद्री धाराएं हैं, तटीय मैदान है, वहाँ पे कैसी स्थलाकृतियां बनती है कोस्टल बेल्ट में, उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील है और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती है। अब हमने प्रीवियस सेशन में कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी? एक तो नदी के द्वारा जो अपर्दन और निक्षेपण होता है उनसे स्थलाकृतियां बनती है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। उसी प्रकार से हमने जो क्रस्ट टोपोग्राफी है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था, अपर्दन और निक्षेपण से कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। उसी प्रकार से हमने तीसरा हिमनद के संबंध में पढ़ा था कि हिमनद से ग्लेशियर से कौन कौन सी टोपोग्राफी बनती है। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो तटीय क्षेत्र में जो तरंग है, जो धाराएं हैं, उनसे कौन कौन सी टोपोग्राफी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो समुद्री लहरें हैं वो तट से टकराती है बार बार, तो वहाँ पे कौन से किस टाइप की स्थलाकृति बनती है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जो एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बचेगा वो है पवन द्वारा, यानी जो मरुस्थल में पवन द्वारा कौन कौन से टाइप की स्थलाकृतियां बनती है अपर्दन और निक्षेपण की, उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम तरंग को देख रहे हैं, ठीक है। तरंग प्रक्रिया सर्वाधिक क्रियाशील है, इसी कारण ये अत्यधिक विनाशकारी होती है। यानी बार बार समुद्र जो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बार बार तरंग यानी जो समुद्री धाराएं हैं वो आके टकराती है, तो ये बहुत एक्टिवली वर्क करती है और विनाशकारी भी होती है। कभी कभी इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, सुनामी के रूप में आ जाती है, तो इनकी वजह से जो कोस्टल टोपोग्राफी है, बायोडाइवर्सिटी उनका पूर्ण रूप से लॉस हो जाता है, ठीक है। क्या आप नहीं सोचते हैं कि तटीय प्रक्रिया और उनसे निर्मित जल रूप को जानना अति महत्वपूर्ण है? बिल्कुल जानना जरूरी है कि जो कोस्टल बेल्ट है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे यदि प्लानिंग करनी है हमें, प्लानिंग इन द सेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या ह्यूमन सेटलमेंट हो, एग्रीकल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो हमें जो तरंग की जो धाराओं की जो क्रियाविधि है, गतिविधि है, उनके बारे में जानना पड़ेगा कि धाराएं कब टकराती है, इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मिनिमम कहाँ पे होती है, कौन कौन से टाइप के लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। जैसे तट पर कुछ परिवर्तन शीघ्रता से होते हैं, यानी एक जो लैंडफॉर्म है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक तीव्र ढाल वाला चट्टान है, ठीक है, चट्टान नहीं, एक तीव्र ढाल वाली टोपोग्राफी है और एक बड़ी सी तरंग आई और इसको साथ में बहा कर लेके आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक समय, आज यहाँ पे बहुत ऊंचाई वाला इस तरह लैंडफॉर्म था, लेकिन बाद में एक तरंग आई नाइट में और इसको बहाकर अपने साथ ले गई, ठीक है। सुबह उठे तो देखा, पता चला यहाँ पे जो पोर्शन था लैंड का वो कहाँ गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये शीघ्रता से होते हैं। और एक ही स्थान पर मौसम में अपर्दन और निक्षेपण, सॉरी, अपर्दन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल जो उड़ीसा का पाराद्वीप है, ठीक है, पाराद्वीप कोस्टल एरिया है, वहाँ पे एक ही ऋतु में, मतलब एक साल में दो ऋतु में अलग अलग अपर्दन और निक्षेपण हो सकते हैं। जैसे शीत ऋतु में यहाँ पे अपर्दन हुआ था, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे निक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही लोकेशन पर दोनों चीजें हो सकती है साइमल्टेनियसली। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब जवार आता है ना, तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर लाता है और कोस्टल एरिया में जमा कर देता है, और जैसे ही भाटा मतलब जवार वाला जो पानी है वापस समुद्र में जाता है, तो अपने साथ लाए हुए कंकड़ पत्थर को यहाँ जमा करके चला जाता है, ठीक है। तो
यहाँ पे जमा करके तो जाता है, लेकिन साथ ही में जो क्लीप होती है, क्लीप का मतलब है कि जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे कुछ जो टोपोग्राफी है उसको अपने साथ में बहा कर लेके जाता है वापस। ठीक है, तो ऐसे समुद्र से जो चीज़ें लाता है वो यहाँ पे छोड़ देता है, और जो कोस्टल एरिया है वहाँ से कुछ चीज़ें समुद्र में ले जाता है। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियसली इनका वर्क चलता रहता है। नेक्स्ट है कि तटों के किनारे पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब वेव्स क्रिएट होती है वहाँ पे तो ये टोपोग्राफी चेंजेस होते हैं। जब तरंग का अवनमन होता है तब तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है, और इसके साथ ही साथ सागरीय तल पर तलछटों में भी दोलन होता रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से तरंगों के स्थानीय अवनमन के प्रभाव से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है, और सामान्य तरंग अवनमन अवनमन की अपेक्षा सुनामी तरंगें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती है। यानी जो सुनामी वेव्स है वो लार्ज स्केल पर चेंजेस करती है। तरंगों में परिवर्तन उनकी आवर्ती आदि से होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी जो तरंगे हैं उनमें यदि चेंजेस है, फॉर एग्जांपल सुनामी आई, ठीक है, सुनामी के टाइम में क्या होता है, जो तरंग की इंटेंसिटी थी और उनकी जो कैपेसिटी थी वो हायर थी एज कम्पेयर टू जो ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो इनमें जो इंटेंसिटी होती है, जो एनर्जी होती है तरंगों की, उनके आधार पर ये सारी चीजें डिसाइड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल स्वरूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर करते हैं, जैसे स्थल व समुद्र तल की बनावट। यानी यदि कोस्टल एरिया है वहाँ पे कठोर चट्टाने हैं तो वहाँ पे अपर्दन और निक्षेपण कम होगा। यदि वहाँ पे भ्रंगुर अवस्था में अवसादी चट्टाने हैं तो वहाँ पे तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण ज्यादा होता है। समुद्र उन्मुख उन्मगन तट या जलमग्न तट, कहने का मतलब जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पे जो कोस्टल एरिया वहाँ पे जो स्थलीय भाग है वो जलीय भाग से कितना ऊंचा है या समुद्र के जल के समानांतर है। ठीक है, तो मतलब किस टाइप के, जैसे कच्छ का रण है वहाँ पे क्या है कि एकदम फ्लैट टोपोग्राफी है। वहीं पर हम जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर क्या है कि जो कोस्टल एरिया वो अपेक्षाकृत थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से समुद्री जल स्तर को स्थिर व स्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऊंचा या चट्टानी तट जो जलमग्न होते हैं। ठीक है, जलमग्न तट होता है। दूसरा होता है निम्न समतल व मंद ढाल वाले तट, जिनको उन्मग्न तट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म है, उन्मग्न और जलमग्न, याद रखना है। ठीक है, जलमग्न अपेक्षाकृत ऊपर उठे हुए पोर्शन होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से उन्मग्न तट रहते हैं वो सी लेवल के समान होते हैं। अब नेक्स्ट है कि ऊंचे चट्टानी तट। ठीक है, अब ऊंचे चट्टानी तट कौन से हैं कि ऊंचे चट्टानी तटों के सारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं, यानी इरेगुलर होती है, तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती है। तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के जल भाग जलमग्न हो जाते हैं और यहाँ पे फ्योर्ड बनते हैं, फ्योर्ड तट बनते हैं। जैसे नॉर्वे और वहाँ पे फिनलैंड में टोपोग्राफी बनती है फ्योर्ड तट की, तो इस टाइप के तट बनते हैं। यानी जो समुद्री जल है उसके सापेक्ष जो स्थलीय पोर्शन है वो काफी ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, ऊपर उठा हुआ मतलब है कि एकदम क्लिफ टाइप का निर्माण करता है। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे हुए होते हैं। सागरीय किनारे पर प्रारंभिक निक्षेप स्थल रूप नहीं होते हैं। अपर्दित स्थल रूपों की बहुतायत होती है, यानी पहले अपर्दन ज्यादा होता है, निक्षेपण बाद में होता है। ठीक है, ऊंचे चट्टानी तटों के सारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ में प्रहार करती है। इनसे जो पार्श्व भ्रूंग होते हैं क्लिप का आकार का निर्माण होता है, यानी जब जल अपेक्षाकृत स्पीड से टकराता है और जो स्थलीय पोर्शन है जलीय पोर्शन से अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, तो जल की जो तरंगे होती है वो स्थलीय भाग से तीव्र से तेजी से टकराती है। ठीक है, तो इनसे क्लिप का निर्माण हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के तट बन जाते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लैंड पार्ट है और यहाँ पे जल टकराता है। ठीक है, तो ये क्लिप टाइप का आकृति का निर्माण कर देते हैं। अभी हम डायग्राम में देखेंगे आगे। नेक्स्ट है तरंगों के स्थायी प्रहार से भृंगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री जो भृंगु है यानी जो क्लिफ है के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं, और तरंगे धीरे धीरे सागरीय किनारे की अनियमितताओं के कारण कम कर देती है। ठीक है, यानी जो तरंगे हैं वो धीरे धीरे सागरीय किनारे की अनियमितता के कारण कम कर देती है। क्या कर देती है, जो ये भृंगु बने थे ना, जो क्लिफ बनी थी उनको उनका जो सम्मुख था वो तरंगे जो घर्षित चबूतरे टाइप बन जाते हैं। बाद में कालांतर में क्या होता है, जैसे ये क्लिप बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बाद में क्या है, धीरे धीरे ये यहाँ पे जल है, ये स्थलीय पोर्शन है। ठीक है, तो ये क्लिप क्या है, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे गिर जाएगी, ये एक मतलब कहने का मतलब प्लेटफॉर्म टाइप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से समुद्री भ्रंग से गिरने वाली चट्टाने मलबा धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित हो जाता है और किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। बाद में जो क्लिप टूटती है वो लहरों के साथ में चली जाती है और निक्षेपित हो जाती है। भृंगु के विकास व उनके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद में तटरेखा कुछ सम चिकनी हो जाती है, यानी समानांतर एकदम मतलब समतल टाइप की हो जाती है, लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, समतल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि तथा कुछ
इनका पोर्शन है वो अतिरिक्त मलबे के किनारे दूर जमा हो जाता है, जिससे तरंग घर्षित वेदिकाओं के समान तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती है। यानी जो अतिरिक्त मलबा होता है उनकी वजह से क्या है कि तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं दिखने लग जाती है। जब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सी सी फेसिंग एरिया, ठीक है, और यहाँ पे ये समुद्री एरिया है, यहाँ पे तरंग वाला पोर्शन था, ठीक है। अब कालांतर में क्या हुआ, ये कोर्स जो सरंग वाला पोर्शन था, क्लिप वाला पोर्शन था, नीचे गिरा और यहाँ पे मलबा जम गया, ठीक है, क्योंकि तरंगे अपने साथ आती है और इस क्लिप वाले मलबा को थोड़ा दूर ले जाके छोड़ देती है। और तो जैसे ही तरंग इस मलबे को क्रॉस करके यहाँ पे टकराएगी, ठीक है, तो वापस जब तरंग वापस समुद्र की तरफ लौटेगी ना, तो इन जो मलबा गिरा था ना, क्लेब का मलबा यहाँ पे गिरा था ना, इसकी वजह से वापस से एक तरंग है जो तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती है। मतलब इतना यहाँ पे मलबा इतना ज्यादा जम जाता है कि एक और तरंग क्रिएट कर देता है। जब ये जल वापस इस डायरेक्शन से, एक मिनट, इस डायरेक्शन से, ये समुद्री डायरेक्शन से जल आया, ठीक है, यहाँ पे कोस्टल एरिया से टकराया। कोस्टल एरिया से टकराने के बाद में जब जल वापस जाता है ना, तो इस मलबे से टकराने के बाद में एक और तरंग विकसित होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती है। जैसे ही तटों के साथ अपरदन आरंभ होता है, वेलांचली प्रवाह यानी जो लॉन्ग शोर करंट से वह तरंग इस अपरदित पदार्थ को सागरीय किनारे पर पुलिन, बीच व रोधिका के रूप में निक्षेपित कर देती है। जो बीच क्रिएट होते हैं ना, वो इसी टाइप से होते हैं, बार बार जो तरंगे हैं इसलिए भाग से टकराती है, क्लिप बनाती है, क्लिप वाला पोर्शन है जो वापस अपरदित करके ले जाती है और एक समतल सपाट मैदान बना देती है, उसको बीच बोलते हैं। रोधिकाएं होती है जो बार्स होते हैं, जलमग्न आकृतियां हैं, और ये और जब ये रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती है तो इनको रोध यानी बैरियर कहा जाता है, ठीक है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष से जुड़ा हुआ होता है उनको स्पिट कहा जाता है। तथा जब रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होता है, इनको इन मार्ग में अवरुद्ध कर देता है, इनको लेगून झील निर्मित हो जाती है। कालांतर में लेगून स्थल से बहाये गए जल तलछटों से भर जाते हैं और तटीय मैदान की रचना करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को देखिए। अब यहाँ पे जो ये क्लिफ है, ठीक है, तो ये कालांतर में क्या है कि धीरे धीरे इससे कनेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे जो झील बनती है उसको लेगून झील बोलते हैं। जैसे जो उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो इसी टाइप से बनी है, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे चलता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार इसको वापस समझ लेते हैं शुरू से, ठीक है। फिर देखो ये क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लैंड पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्लिप बनी है और ये जलीय पोर्शन है। तो तरंगे यहाँ पे टकराती है, बार बार टकराती है, तो ये क्लिप वाले पोर्शन को इधर नीचे ले आती है, ठीक है। अब नीचे ले आती है, यहाँ जमा कर देती है, ठीक है। अब यहाँ जमा कर देती है, धीरे धीरे क्या है कि इसका जमाव इतना ज्यादा हो जाता है कि ये एक पूरे पोर्शन को कवर कर लेती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। ये पूरी ऐसे बाहर रोधी का बना देती है, कहने का मतलब इस जो महासागरीय जल था ना, इससे एक टाइप की रोधी का बना देती है, बाहर बना देती है, ठीक है। तो जो अब तरंग आएगी वो इस वाले पोर्शन से ही एंटर कर पाएगी। जो ये स्तमक बना है ना, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, इससे जल क्रॉस नहीं कर पाएगा। जो बड़ी तरंगें आती हैं वही इस रोधिका को पार कर पाती है, ठीक है। अपेक्षाकृत जल यहाँ से प्रवेश करता है, धीरे धीरे ये क्या है कि कटा हुआ एकदम यहाँ से मिल जाता है, तो बाद में झील, चिल्का झील टाइप की जो लेगून झीलें हैं वो बन जाती है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही है। अब नेक्स्ट सेशन में जो निम्न अवसादी तट है और उनसे जो आगे जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, जैसे अपर द्वीप में यहाँ पे क्लिप बनती है, वेदिकाएं बनती है, कंदराएं और स्टेक बनते हैं, ठीक है, पुलिन और टिब्बे बनते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो डायग्राम से हमने जो प्रीवियस सेशन में अभी देखा था हिमनद के संबंध में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के डायग्राम है, तो ये जो कलरफुल डायग्राम होते हैं तो सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो इनको कल जो सेशन होगा उसमें डायग्राम को इंक्लूड करके अच्छे से एक बार ये सारी चीज़ें वापस पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन सी, एक तो ये जो पुलीन है, उसी प्रकार से जो रोधिकाएं हैं, रोध है, स्पीट है, लेगून झील है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में इस डायग्राम के साथ में करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी एग्जाम आने वाले हैं आपके, ठीक है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है, नेट जेआरएफ के तो एग्जाम चल ही रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो पोर्शन है, ठीक है, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए, थैंक यू।